नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का बिहार बोर्ड का जो 2023-24 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो 24 में एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, उसका आप लोगों को चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 से पहले हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 तक ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे हमने करवा दिए हैं चैप्टर वाइज। उसमें आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर में 2 से 3 वीडियो हमने आप लोगों को डाला है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उससे आप लोग हमने उसमें डाल दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। इन तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हो सकते हैं आप लोग इस वीडियो में करवाने वाले। इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न होंगे इस वीडियो में आप लोग करवाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को इससे पहले की वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश उत्पन्न कौन करती है? पहला दिया गया अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है, विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ पे अल्फा कण त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। कैसा हो जाता है उसका पथ? ये आप लोगों को पूछा गया है। तो 2 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृत्ताकार होता है, हेलिकल होता है, दीर्घवृत्तीय होता है या सीधी रेखा में होता है। तो 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलिकल होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेलिकल हो जाता है। हेलिकल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? इसकी सीमा क्षेत्र क्या हो जाती है? बढ़ती है, घटती है, अस्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। इसका ना ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया? 1 एम्पियर परिसर सीमा के अमापी के प्रतिरोध 0.9 एम्पियर जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा। ये आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है। तो इसको किस प्रकार से बनाना है देखिए। आप लोगों को यहाँ पर यह कहा गया है कि 1 एम्पियर की प्रेशर सीमा है जिसकी प्रतिरोध जो है 0.9 एम्पियर यहाँ पे रखा गया है। मतलब ये हुआ कि आप लोगों को इस प्रकार से जो है ये आई एम्पियर यहाँ से प्रवाहित हो रही है, जिसमें आप लोगों का आई जी जो है यहाँ पे दिया गया है। आई जी दिया गया है 1 एम्पियर। और इसमें आप लोगों का जो प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध, यहाँ पर जो अमापी प्रतिरोध यानी कि गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध 0.90 एम्पियर दिया गया है, ओम दिया गया है। तो 0.9 ओम यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को जो है देखिए यहाँ से आई एम्पियर धारा यहाँ प्रवाहित हुई और यहाँ पर जो है नीचे देखिएगा तो यहाँ से देखिए आई जो है इधर आई जी चला गया, तो इधर क्या आएगा? आई माइनस आई जी आएगा, इधर आ जाएगा आई माइनस आई जी। और ये जो प्रतिरोध है आर एस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को आर एस निकालने के लिए कहा गया कि इसका प्रतिरोध जो है 10 एम्पियर पर कितना होगा। यहाँ से आई इक्वल टू 10 एम्पियर प्रवाहित हुआ है, जिसमें आई जी 1 एम्पियर इधर गया है, जिसका प्रतिरोध जो है गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध 0.9 है। तो इधर जो है आर एस का यहाँ पर मान पूछा है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा आर एस इक्वल टू हो जाएगा आर जी बटा आई जी माइनस 1। इसका फार्मूला हो जाएगा, जिसमें आप लोग का आर जी का मान कितना दिया गया है? तो जो आर जी का मान दिया गया है यहाँ पर देखिए, जो आर जी का मान दिया गया है 0.9 दिया गया है, यानी गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध यहाँ पर दिया गया 0.9। तो यहाँ पर 0.9 हो जाएगा ऊपर में 0.9। फिर बटा में नीचे दिया गया आई का मान दिया गया है 10 एम्पियर। आई का जो मान दिया गया है 10 एम्पियर, यहाँ पर देख सकते हैं 10 एम्पियर पर निकालने के लिए कहा गया है। तो 10 एम्पियर, तो यहाँ पर 10 ऊपर हो जाएगा बटा आई जी दिया गया। आई जी आप लोग को 1 एम्पियर दिया गया, तो नीचे 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 10 बटा 1 -1, यहाँ पर हो जाएगा 9।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9 बटा 10 माइनस 1, नीचे 1 था तो 1 का तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9 बटा 9। इसको जब आप लोग भाग कीजिएगा तो 0.1011 इस प्रकार से आप लोग का ओम आ जाएगा। तो आर एस कितना हो जाएगा, तो आर एस जो हो जाएगा, यानी कि जो आप लोगों को पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आवश्यक शंट क्या होगा, तो आर एस यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका जो आर एस हो जाएगा 0.10। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एम्पियर ने, ऑस्ट्रेड ने, फ्लेमिंग ने या फिर फैराडे ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेड ने। ऑस्ट्रेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। फिर आप लोग को दिया गया 6 नंबर में धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो 6 नंबर का सही उत्तर क्या होता है, कुंडली के तल में रहता है, कुंडली के तल के लंबवत रहता है, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर रहता है या फिर कुंडली के तल से 180 डिग्री पर रहता है। तो 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का। फिर चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो कौन उत्पन्न करता है, सीधी धारावाही तार से या फिर वृत्तीय लूप धारावाही के प्रभाव उसके केंद्र पर या फिर वृत्तीय लूप में धारा के प्रभाव से उसके अक्ष पे या फिर परिनालिका में धारा के प्रभाव से उसके भीतर। तो इसका 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिनालिका के धारा प्रवाह में उसके भीतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिनालिका में धारा के प्रभाव से उसके भीतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया लॉरेंज बल की दिशा, लॉरेंज बल का जो दिशा है ज्ञात करने का नियम क्या है, तो लॉरेंज बल का जो दिशा ज्ञात करने का नियम है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दिएगा फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, फिर दूसरा दिएगा फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ तथा कॉर्क स्क्रू नियम या फिर एम्पियर तैरने का नियम, एम्पियर का तैरने का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के आधार पर लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया एक विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया, एक विद्युत तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार का कार्यशील बल की दिशा होगी। जब भी आप लोग विद्युत धारा में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, मान लीजिए इधर पूरब है, ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर प्रवाहित किया जा रहा है, उसका कहा गया है कि जो कि उत्तर की दिशा, उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यानी कि उत्तर नीचे, मान लीजिए कि उत्तर नीचे, तो यहाँ पर आप लोगों को जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है नीचे की ओर, तो तार का कार्यशील बल की दिशा क्या होगी, यानी फोर्स का यहाँ पे दिशा पूछा गया है। तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर है, उसको अमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है, पहला दिया गया समांतर क्रम में या में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, फिर दूसरा देगा श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समानांतर में उच्च प्रतिरोध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10 नंबर का, 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर में बदल जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो समानांतर में उच्च प्रतिरोध देकर या फिर श्रेणी में उच्च प्रतिरोध देकर, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध देकर, समांतर में उच्च प्रतिरोध देकर। तो यहाँ पर आप लोगों को पिछला जो प्रश्न पूछा गया था कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ था, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। ठीक है, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। 11 में पूछा है कि जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाता है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 11 नंबर का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। जब भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाता है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, और जब इसको एमीटर में बदला जाएगा, एमीटर में, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको एमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, जो हमने आप लोगों को पिछले प्रश्न में बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया एक वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। एक वोल्टमीटर को, कोई वोल्टमीटर है,
उसको एमीटर में बदलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट दिया गया नीचे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया कि इसके समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, या फिर इसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर एक वोल्टमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या दिया गया ऑप्शन, कम होता है, अधिक होता है, अनंत होता है या शून्य होता है। तो एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कम होता है, अधिक होता है, अनंत होता है या शून्य होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब भी आप लोगों का आदर्श वोल्टमीटर का पूछेगा तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, और जब एमीटर के पूछेगा तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया चुंबकीय बल का क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है। चुंबकीय बल का क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेबर होता है, या फिर टेस्ला होता है, या गॉस होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर है। देखिए कोई तार है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर, यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। यहाँ पर आप लोग कहा गया है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा दाहिनी तरफ, ऊपर की ओर, नीचे की तरफ, या फिर बाईं तरफ। तो 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो आप लोग, हमने चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे हमने सारे आप लोग इस वीडियो में बता दिया। साथ ही इस तरह का अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।